अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं उस हवाले से पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान हाथ से चला गया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो प्लान बी तरतीब दिया हुआ था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो इंतखाबी निशान है बल्लेबाज, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने का इरादा था। अपने तमाम उम्मीदवारों को उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि आप अपनी टिकट्स जो हैं जाके रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करा दें। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया या उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया इस बात से। मामला आखिर है क्या? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के दरमियान वाकई कोई मुआहदा तय पाया था या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले डार साहब ये बताइएगा, ये हुआ क्या कोई मुआहदा हुआ था या नहीं हुआ था, या मुआहदा होने के बाद आपका जो इस सिलसिले में राय थी वो तब्दील हो गई? असल कहानी क्या है? खान साहब, मैं एक इस बात पे आता हूँ, लेकिन कल एक थोड़ा सा हामिद खान साहब ने एक थोड़ी गुफ्तगू की है, मैं उसको ज़रा क्लियर कर लूँ या उसका जवाब दे लूँ। कल हामिद खान साहब ने जियो के प्रोग्राम में कहा कि जी अख्तर इकबाल डार साहब को पार्टी में लेकर आने वाला मैं था। उन्होंने 2-3 गलत बयानियाँ की, और बड़े सीनियर हैं और बड़े अच्छे वकील हैं कोर्ट्स में, और ऐसे झूठे सच्चे दलाइल तो दिए जा सकते हैं, मगर पूरी कौम के सामने ऐसी गलत बयानियाँ करना, मुझे कल बड़ा गुस्सा आया कि वो बड़े बहुत सीनियर हैं और उन्होंने ऐसी कैसी बातें की। कल उन्होंने कहा जी अख्तर इकबाल डार को हम पार्टी में लेके आए, हालांकि इसकी हकायक ऐसे हैं कि हमारे एक दोस्त होते थे, रहमत राजी होते थे, बड़े पुराने अखबार नवीस थे, तो वो उसके हवाले से उन्होंने मुझसे बात की, तो उमर चीमा और एडमिरल जावेद को इमरान खान ने मेरे पास भिजवाया। हमारे फिर मामला तय हुए, फिर इमरान खान साहब की और मेरी मुलाकात हुई, तो फिर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। एक दूसरी उन्होंने बात की कि जी अख्तर इकबाल डार जो हैं ये हमसे अपीलें करते फिरते थे कि हमसे अलाइंस कर लें। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये हामिद खान साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। अगर हामिद खान साहब ओथ देकर ये बात करें कि मैंने उनसे अपील की, अलाइंस की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ आप अलाइंस कर लें, तो मेरे सामने आए तो पता चल जाएगा कि वो सच्चे हैं या मैं झूठा हूँ। उन्होंने ये दूसरी गलत बयानी की। ठीक हो गया। तीसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि जी मुझे इस मुआहदे का इल्म नहीं है, और मैंने कहा था कि मैं अख्तर इकबाल डार की कोई गारंटी नहीं देता। इट्स मीन कि जी मैं रिलायबल नहीं हूँ, नाकाबिले एतबार बंदा हूँ मैं। गारंटी वाली यही बात होती है ना। और मैं हामिद खान साहब की बात को इस तरह जवाब देना चाहूँगा कि 2018 में 23 जून को, बल्कि इससे पहले एक रात पहले इनका फ़ोन मुझे है रात 12 बजे कि डार साहब आपने सुना पार्टी बना रखी है। मैंने कहा हाँ साहब बना रखी है, रात 12 बजे की बात, ये 2018 23 जून से 2 दिन पहले की बात। तो मैंने कहा जी बना रखी है, तो डार साहब आपका निशान क्या है? मैंने कहा जी बल्लेबाज। तो कहते हाँ हंस पड़े, हा वेल डन डार साहब। तो डार साहब ऐसे है कि हम आपके पास बंदे भेजेंगे, तो इन बंदों को टिकट दें आप। मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं, मैंने तो बंदे खड़े करने हैं। फिर 23 जून को इनका मैसेज आया मुझे कि जी डार साहब आप ऐसा करें कि जस्टिस वजी को हम बनाते हैं चेयरमैन, और वलीद इकबाल को हम बनाते हैं पार्टी का सदर, और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल बाद में आ जाऊँगा, और आपको हम बना लेते हैं अपना पार्टी कायद, बानी कायद। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिसको आप गारंटी जिसकी नहीं कर रहे, आप नाकाबिले एतबार बंदे को आप अपना पार्टी का कायद बना रहे थे। और उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, साथियों से मशवरा किया कि यार ये ऑफ़र है, और वो कहते हैं हमारे ताहयात आप कायद बन जाएं, और जस्टिस वजी चेयरमैन होगा, वलीद इकबाल सदर। तो मेरे दोस्तों ने कहा कुछ, और मेरे साथियों ने कहा कि देखिए जी ये अभी तक तो इमरान खान के साथ हैं, इन्होंने अपना घर तो छोड़ा नहीं है, तो ये हमें कहते हैं कि आप चेयरमैन छोड़ दें और कायद बन जाएं, यानी तमाम इख्तियारात इनके पास आ जाएं। मैंने इनको जवाब दिया कि मेरी बात सुने, अभी 30 जून को तो टिकट्स फाइनल होने जा रही हैं, अगर हम ये ऐसा काम करेंगे तो मे भी सिंबल भी हमारे हाथ से जाता रहे। तो ऐसा करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो इलेक्शन के बाद इसको बैठ के डिसाइड कर लेंगे। इन द मीन वाइल जस्टिस वजी साहब ने एक मुख्तलिफ पार्टीज इकट्ठी की और एक अलाइंस बना लिया। मैं भी उधर गया था, लेकिन मैंने समझा कि ये नन्ही मुन्नी पार्टी है, इन्होंने क्या करना है। मैंने कहा जस्टिस वजी साहब मैं आपके अलाइंस का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ूंगा। अगर आपका अलाइंस सारा
अगर आपका अलायंस मेरे सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसे एक तो अलायंस हो गया हुआ है तो ऐसे करते हैं कि जी नहीं, लेकिन ये सारा कुछ आप 2018 का बता रहे हैं, ये क्लियर कर दें, ये आप 2018 का बता रहे हैं। मैं 2018 की बात बता रहा हूँ। ये खान साहब इतने मोहब्बत हो गए, कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने जस्टिस वजी साहब को कहा कि जस्टिस मैं समझ सर, आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ी सी बात रहेगी ये अब सर अभी का बता दीजिए, ये 2023। अच्छा चलें, कर लें, आप कर लें पूरी बात कर लें। 23 जून का मैसेज था। उसके बाद 23 और 30 के बिटवीन ये सारी कम्युनिकेशन हमारी हो रही थी, ये गुफ्तगू हमारी हो रही थी। फिर मैंने जस्टिस वजी साहब को कहा कि जस्टिस वजी साहब आपने अगर मेरे सिंबल पर नहीं लड़ना तो ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हम इलेक्शन लड़ लेते हैं तो असम्बली में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा जस्टिस वजी साहब ये कोई चिंगजी चल रही है जिसके ऊपर बैठ के असम्बली में पहुंच जाना है? तो मसला खत्म हो गया। तो मैं अल्लाह का करम हुआ कि मैंने 37-38 बंदे प्रोविंस में भी और सेंटर में खड़े कर दिए और हमारी पार्टी का एक नाम काम बन गया और हमने अपना सफर शुरू कर दिया। इलेक्शन की मौत का नारा लेके हम आगे बढ़ने लगे। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब आप बताइए, ये 2023-2024 में क्या हुआ है? क्या वाकई आपसे राब्ता किया गया और कोई मुआहदा? तहरीक इंसाफ कहती है जी हमने मुआहदा किया आपके साथ। मैं कहता हूँ जी नंबर 1 तो ये खान साहब से पूछेंगे अपीलें अख्तर इकबाल डार ने कब आपको आके की? कोई उसका प्रूफ है, कोई सबूत है? और जो मुआहदे की बात करते हैं ये, इन्हें पूछे ये मुआहदा कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, उसके साइन करने वाले कौन है, उसके विटनेस कौन है? ये मुआहदा सामने लेके आए ना तो फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं, फिर मैं देखूंगा क्या करते हैं। खान साहब ये बड़े झूठे मुआहदा तो डॉक्टर साहब वो ले आए हैं, आपके सिग्नेचर हैं उसके ऊपर। उसमें वो कहते हैं कि मुआहदे के अंदर सीटें डिसाइडेड थी, हमने आपको चंद सीटें देनी थी और बाकी उम्मीदवारों ने आपके निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना था। वो जनाबे वाला इनके पास कोई प्रूफ है? बताएं, इस बार कोई प्रूफ है? कोई देखिए जी खान साहब जब साइन होता है उनके पास एक साइंड मुआहदा है सर। नहीं, इन्हें कह जी कहाँ हुआ, किसने किया, उसके विटनेस कौन है, किस जगह पे हुआ? झूठ बोलते हैं ये, बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये। वो कह रहे हैं वो जो साइन हुआ है आपके साथ उसकी वीडियोस भी बनी हुई हैं। जनाब वीडियोस लेके मैदान में आए, ये लेके आए, वीडियोस लेके आए तो खान साहब मजा आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता क्या होता है खान साहब? अच्छा नहीं चले, मैं दूसरे तरीके से इसको देख लेता हूं। जी बताइए। मैं कहता हूं जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है ना, अल्लाह ताला आप पे करम करता है, फिर जो मुनाफिक लोग, जो झूठे लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको एक्सपोज कर देता है, अल्लाह ताला उनको नंगा कर देता है। तो ये मेरे सामने कई बार नंगे हुए, कई बार एक्सपोज हुए हैं। इन्हें कई मुआहदा लेके आए, उसकी वीडियो लेके आए, उसकी पिक्चर लेके आए, देन फिर हम बात करेंगे, फिर देखेंगे फिर क्या होता है इंशाल्लाह। अच्छा चले, ये आपको ये पहली दफ़ा कब पता लगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके उम्मीदवार आपके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ने लगे हैं? या आपकी टिकटें वो टिकटें कहाँ से आ गई, वो जो जाके उन्होंने जमा कराई, वो सारा कुछ कहाँ से आया? वो ये तो खान साहब इनसे पूछने वाले ना। ये यू टर्न के मास्टर हैं, धोखेबाजियों के मास्टर हैं, एहसान फरामोश हैं, मोहसिन कश हैं, और जिसने इन पे नेकी की है, जो एक लंबी हिस्ट्री है कि जो जिस बंदे ने फाइनेंशियल सपोर्ट की, जिसने अखलाकी सपोर्ट की, किसी ने अपनी जवानियां लुटा दी, नौजवानों ने अपने कारोबार तबाह कर दिए, उन लोगों का ये सबका इन्होंने एहसान फरामोश लोग हैं ये, और इनका कोई सिला नहीं इन्होंने दिया। और ये झूठे बंदे कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भी। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको डॉक्टर साहब कब पता लगा कि आपके इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो ये इलेक्शन लड़ने लगे हैं? आपको ये इन्फॉर्मेशन कब मिली? 13 जनवरी को, कोई आई थिंक कोई 10-11 o'clock में पता चला। 13 जनवरी को लेकिन उससे पहले देखे ना 10-11 10-11 बजे आप। हाँ जी, उससे पहले मैं तो अपनी पार्टी की टिकट 9-10 जनवरी से इशू कर रहा हूँ। मैंने तो अपने जाके आरओ से पूछे, मेरी टिकट तो जा रही है, मेरी टिकट तो पिक्चर ही हो रहा है, जो इन्होंने बनाई है और टिकट तो नहीं है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से बनाई है। जो मैंने बनाई है, जो मेरी टिकट थी, पार्टी की टिकट है, वो टिकट ही होने उसके बल्लेबाज का निशान है उसके ऊपर। मैंने नहीं, लेकिन आपको 10-11 बजे किस तरह पता लगा? क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, डॉक्टर साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन दोपहर को जाके की थी कि जनाब जाके अपने टिकट जो है जाके जमा कराएं। आपको 10-11 बजे किस तरह पता लगा? कितने बजे इन्होंने की थी? इन्होंने तो तकरीबन दोपहर को जाके अनाउंस किया था अपने उम्मीदवारों को कि आप जाके रिटर्निंग ऑफिसर्स को जाके ये वाली टिकट जमा कराएं। आपको सुबह 10-11 बजे किस तरह पता लगा? उससे ये मुझे रिपोर्ट्स आई थी मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ शहरों से मुझे रिपोर्ट्स आ गई थी। कैसे थे, मैं कोई
सब आर के पास तो नहीं बैठा हुआ, जो मेरे लोग फोन कॉल करके बताते थे मुझे। नहीं, लेकिन सुबह 10-11 बजे तक तो कोई टिकट जमा नहीं हुई थी किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की कोई टिकट जमा नहीं हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से। तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन किस तरह पहुंच गई? क्या कहा गया जब आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची? क्या बताया गया आपको? खान साहब, जो इनके सपोर्टर्स वोटर थे कैंडिडेट के उम्मीदवार के, वो कम्युनिकेशन में रहे थे ना, रास्ते में थे ना लोग कि ये 2-2 टिकट लेके फिर रहे हैं ये लोग। मुझे किसी ने बताया, लोगों ने बताया, मैं मेरी भी PR चैप है, मैं पार्टी को वाइड कर रहा हूँ, तो मुझे बताना नहीं था किसी ने। नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। एक और जो आज लतीफ़ गोसा साहब भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी आपके बारे में कहा कि जी हमारा सारा मुआहदा हो गया था, लेकिन इनको उस दिन जो है दोपहर के वक्त उठा लिया गया। आपके बारे में कहा कि आपको उठा लिया गया और उसके बाद ये बिल्कुल अपने मुआहदे से जो है इन्होंने यू टर्न ले लिया और मुआहदा जो है वो तहस नहस करके रख दिया। तो आप अब जाहिर बात है ऑन TV हैं, नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपको उठाया गया था क्या? आपको कोई प्रेशराइज किया गया था? देखिए जी, इनसे बार बार आप बात करते हैं मुआहदा हुआ, मुआहदा। मैं कहता ये मुआहदा सामने लेके तो आए, हर बंदा कह रहा मुआहदा हुआ है, और ये इतने झूठे हैं। अभी देखें, अभी ये मुझे इतना हर्ट हो रहा हूँ, मेरा दिल दुख रहा है कि मुख्तलिफ आएँ गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी कि जी डार साहब ने 80 करोड़ रुपये ले लिया, डार साहब ने 40 करोड़ रुपये ले लिया, और डार साहब को उठा के ले गए, डार साहब को तशद्दुद किया गया। और जो इनका वो शहजाद, क्या नाम था उसका, वो प्रोफेसर साहब जो हैं, यानी हर बंदा कोई ना कोई नई कहानी सुना रहा है। कोई बंदे कहानी सुना रहे जी ये इमरान खान साहब ने डार साहब को लंदन रखा हुआ था, तो वो लंदन से ये प्लान हुआ था, तो डार साहब लंदन में हैं। अजीबोगरीब मैं बातें सुनता हूँ, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, ये किस हद तक चल जाती हैं, ये झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हैं ये लोग। अच्छा चले, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, पिछले 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने आपसे रब्ता किया था? 10 दिन के अंदर कोई बातें, कोई ऐसा इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तमाम जो तरीके से पुराने लोग हैं मेरे राब्ते में, लोग एक बंदा तो नहीं है ना जी, तरीके के लोग जो हैं तरीके से नजरियाती के साथ राब्ते में हैं। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत, ये कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक्चुअली इस चीज को लीड कर रहे थे और आपके साथ मुआहदे के हवाले से डिस्कशंस जो है वो उनकी जानिब से हो रही थी। शेर अफजल मरवत से आपका राब्ता हुआ पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर? हाँ सर, मैंने अगर शेर अफजल मरवत की शक्ल भी जिंदगी में कभी देखी हो ना, तो मैं इसका ओथ देने को तैयार हूँ, हलफ देने को तैयार हूँ शेर अफजल मरवत के कि मैं डार साहब की कभी शक्ल देखी है, कभी डार साहब मिला हूँ, वो भी ओथ दे कुरान पाक पे, मैं भी ओथ देता हूँ कुरान पाक पे। और क्या बात करेंगे बताएं। ये रऊफ हसन साहब ने ये फरमाया कि वो भी इस मुआहदे के हवाले से आपके साथ इन टच थे। रऊफ हसन साहब से कोई रब्ता हुआ आपका? खान साहब ये बड़े झूठे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप इतनी तमाम हिस्ट्री को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, लोगों की हिस्ट्री को जानते हैं। ये चले दोनों ही, रऊफ हसन और ये मरवत का नाम ले रहे हैं, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता, शेर अफजल मरवत क्या है। ये दोनों बंदे टीवी पे आके कुरान पाक पे हाथ रखें, और मैं भी कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ कि मैंने कभी इनकी शक्ल देखी हो या कभी इनसे मिला हूँ। मैं आज भी मैं आज आप कह देता हूँ कि मैं समझें, मैं कुरान पाक पे हरफ दे कहता हूँ कि मैंने कभी ना इनकी शक्ल देखी है ना कभी इनसे मिला हूँ। ये मेरा हल्फन बयान है मेरे। अब इससे आगे क्या कहेंगे? अब देखिए, और इसी के अंदर एक एडिशन भी कर दीजिए, इसी हल्फन बयान में एडिशन भी कर दीजिए कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुआहदा भी नहीं हुआ। मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ, मैं कुरान पाक पे हल्फन बयान है मेरा, उनसे कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये बहुत झूठे हैं और टिकट फरोश हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। ये कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? मैं तो लोगों को कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो जरदारी हैं, नवाज शरीफ जरदारी बहुत बुरे हैं, लेकिन इमरान खान ने वही काम किए जो नवाज शरीफ करता था, जो जरदारी करता था, लेकिन उसमें इन्होंने इजाफा क्या किया? गाली का, गलोच का, जलाओ का, गिराओ का। इमरान खान ने उसका इजाफा किया। और एक और इजाफा है कि ये जरदारी और जो नवाज शरीफ है ना, बुरे हैं, मैं मानता हूँ बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन वो इतने मौसम कश नहीं है, वो एहसान फरामोश नहीं है, वो गिराव जलाव करने वाले नहीं है। इसमें तमाम बुराइयां पाई जाती हैं इस बंदे में। ये किसी को स्पेयर करने वाला नहीं है बंदा, ये किसी का दोस्त नहीं है बंदा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर इकबाल डार साहब आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सरबराह गुफ्तगू कर रहे थे
आपने उनकी राय सुन ली। वो कह रहे हैं मैं हल्फन कहने को तैयार हूँ कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुआहदा नहीं हुआ, और बाकी जो उनके शेर अब्दुल मरवत हो गए या रऊफ हसन हो गए, उनके बारे में भी वो फरमा रहे हैं कि मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैंने उनकी शक्ल भी कभी नहीं देखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है वो आपके सामने है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त भी वापस ले ली है। आखिर मामला क्या है, आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी तो काम नहीं किया, क्या प्लान सी या डी या दीगर कोई प्लान्स मौजूद हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अख्तर इकबाल डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी, सी या डी आगे क्या है, और इलेक्शंस के हवाले से उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से अब सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या ये इलेक्शंस अभी भी क्रेडिबल हैं या उनकी क्रेडिबिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है। इस पर भी बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। झगड़ा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी ब्रेक से पहले अख्तर इकबाल डार साहब हमारे साथ मौजूद थे और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जी मैं कुरान मजीद के ऊपर हल्फ उठा के कहता हूँ, ना मेरी कभी शेर अब्दुल मरवत से मुलाकात हुई, ना मेरी कभी रऊफ हसन साहब से मुलाकात हुई, और ना मैंने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुआहदा किया है। अब ये इतनी बड़ी बात है कि जाहिर बात है मैं खुद भी उनको इस पे काउंटर नहीं कर सकता था। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, मैं भी नहीं काउंटर कर सकता, क्योंकि जितना कुछ मंसूर पिछले चंद महीनों में हुआ है, आपके 4 दोस्तों ने भी फ्री एंड फेयर इंटरव्यूज किए थे 4 अदद लोगों के, जिसकी आपने भी मजम्मत की थी। एविडेंस तो उसकी भी कोई नहीं है, तो उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। मुझे डार साहब के साथ हमदर्दी है, जो भी उनके साथ हुआ है उनको पता है, अल्लाह को पता है। लेकिन हम आगे अपने प्लान ए पे जाएंगे, और प्लान ए ये है कि हमने अवाम की अदालत से फैसला मांगना है, क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिंपल नेसेसिटी का फैसला जुडिशरी ने दिया, और चूंकि जुडिशरी का एहतराम करना हम पे लाजिम है, उसके बाद हम अवाम के पास ही जा सकते हैं, क्योंकि ये शायद वो पहला फैसला है। फैसलों की एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी तारीख करता है, और इस फैसले की तारीख ने 2 दिन के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर दी। तो इलेक्शंस की मेरे ख्याल में कोई, जो आपने पूछा, लेजिटिमेसी शायद नहीं रही, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके बावजूद लेजिटिमेसी, उसके प्रोसेस के ना होने के बावजूद, इस बार अवाम उठ खड़ी होंगी, और अवाम जो है वो इस सारी प्री पोल रिगिंग के बावजूद अपनी राय देंगी, और वो राय पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में होगी। लेकिन झगड़ा साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की डार साहब के हवाले से, उन्होंने एक और पॉइंट भी कहा। उन्होंने कहा जी अगर कोई मुआहदा है, और या आपकी पार्टी ने क्लेम किया कि जी ये वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई हुई हैं, उन्होंने कहा अगर कोई मुआहदा है, कोई वीडियोस हैं, तो ले आए मंजर आम के ऊपर, तो आप लोग इसको ला के मंजर आम पे दिखा दीजिए, ताकि अगर इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द ट्रुथ ओवर हियर, तो फिर पता लगे ना कि एक्चुअली पस मंजर में क्या हुआ है। नहीं, असल में ट्रूथ हैज बीन हिट फॉर अ 6 ना, और अभी हमें कोई और छक्के मारने दे नहीं रहा बैट के साथ, कम से कम। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम, एक सिंबल नहीं, 1000 सही। देखिए, पिछले मंसूर 10 महीनों के बाद क्या आप ट्रूथ की बात करेंगे? जो तकरीबन 57 एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस नोन हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से किसी एक की ट्रूथ निकलेगी कम से कम इन द शॉर्ट टर्म फ्यूचर। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना, तो जो उनके साथ हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन टीम ने उनके साथ डील किया होगा, एक छोटी सी टीम ने किया होगा। जो हमारी कोर कमेटी है, उसमें भी हमने ये फैसला किया था कि हर किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। ये तो इस टाइप की एक्चुअल जो ऑपरेशंस होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। तो आई कांट टेल यू, क्योंकि मैं उन चंद लोगों में से वहां पे नहीं था, लेकिन आई थिंक जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो सबको माजरत के साथ पता है। एक मैं लास्ट बात कह दूं, देखिए, नो वन विल बी सो स्टूपिड कि वो एक ऐसे मुआहिदा कर ले या एक ऐसे पार्टी पे रिलाय करे, अगर हमारे पास उनकी एविडेंस
ना हो अगर वो एक्चुअली किया ना हो। जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि डार साहब ने 3-4 लोगों के सामने वो सारे टिकट्स साइन किए। वो मेरे पास फोन में मैसेजेस है, क्योंकि हमने पूछा कि क्या हुआ। अच्छा, बट एज आई सेड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट डार साहब इज सेइंग, बिकॉज़ ऐसे हालात में आपको जो आपसे ठीक है। कहलवाना होता है वो कहलवा देते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफनान साहब, आपने झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुनी कि जो सूरत हाल है उस सूरत में आप लोगों ने आज अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया उकाड़ा से, लेकिन लीगैलिटी और क्रेडिबिलिटी के सवालात जो हैं वो मौजूद हैं इन इलेक्शंस के हवाले से। तो जो स्टेबिलिटी की बात हो रही थी इन इलेक्शंस के बाद, वो स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ तभी तस्लीम किए जाते हैं जब इलेक्शन जीत जाए। बड़ा कम हुआ है कि हमारे मुल्क में जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। 2008 का एक इलेक्शन था जिसके हमने रिज़ल्ट एक्सेप्ट किए। 2013 का बाय एंड लार्ज शुरू में सब ने एक्सेप्ट किया, बाद में फिर वो 4 हल्कों वाली कहानी शुरू कर दी। तो ये एक बदकिस्मती, और पीटीआई की जो है वो फ़िक्र इसलिए ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन वैसे भी हार जाना था, और इन्होंने इलेक्शन हारने के बाद यही रोना था कि जी ये जो है इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये इनको इस बात से कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं। इनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि जीत जाए, चाहे बेशक फ्री एंड फेयर ना ही हो, जैसे 2018 के नहीं थे। तो ये जो अभी सारा इनका जो भी है मामला, ये इनका अपना किया जा रहा है। आप मुझे बताएं ना, आप अगर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए इलेक्शन इंट्रा पार्टी नहीं इन्होंने कराया। 2017 में कराया था आखिरी दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन। 2021 से इलेक्शन कमीशन इनको एक के बाद दूसरा जो है वो भेज रही है नोटिस कि भाई इलेक्शन करा लें, इलेक्शन करा लें। पिछले साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी नोटिस आए हैं, और हमने इलेक्शन कराया है अपने आइन के मुताबिक। तो भाई आप भी अपना इलेक्शन मतलब आखिरी दिन तक उसको टांग के रखा है। उसके बाद जब इलेक्शन कराया तो गलत कराया। सारा पाकिस्तान ने देखा है उस दिन जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, सारे पाकिस्तान ने सुनी है कि आपके पास रसीदें तक नहीं है। आप हर किसी से बोलते हैं रसीदें दो, रसीदें दो। आपके पास क्यों नहीं थी रसीदें? आपसे जब पूछा गया कि गौहर खान साहब की जो है वो रसीद दिखा दें कि उन्होंने पेमेंट की है 50,000 रुपये की ये खड़े होने के लिए, वो नहीं थी आपके पास। आपसे उन्होंने कहा कि आप किसी अपने जो है ओहदे के किसी पोजीशन की किसी उम्मीदवार की किसी पेमेंट की कोई रसीद दिखा दें, आपने वो नहीं दिखा सके। आपके पास फॉर्म्स नहीं थे। तो उसके ये सारा तमाशा करने के बाद अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी, जैसे पहले लाडलो वाला इंतज़ाम था, जब जस्टिस एजाजुल एहसन थे, ये साकिब निसार था, वो तो आपके लिए खुद लड़ते थे ना केस। और पीटीआई नजरियाती वाला जो मामला है उसका मुझे ये बात बताएं कि ये कह रहे हैं कि जी इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। तो ये पीटीआई नजरियाती उन्होंने अलहदा क्यों बनाई थी? अगर बोलिए डॉक्टर साहब, सब मामला ठीक थे, वो आप ही की पार्टी में, वो आपकी पार्टी में ही रहते ना, फिर वो एक नई पार्टी उन्होंने क्यों बनाई? और अगर उन्होंने नई पार्टी बना ली थी और आपने उनके साथ अलायंस कर लिया था, तो फिर आपने इतना हल्का काम क्यों किया कि वो बंदा जो है वो आपसे टूट के चला गया? मतलब ये गलतियां आपकी है ना। आप इसका जो है वो इसका नुकसान आप उठाएंगे, इसका नुकसान पूरा पाकिस्तान नहीं उठाएगा। सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसको किस तरह एवेल्युएट कर रही हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आजकल हवा चल रही है, ये फैसला आना, ये अलायंस टूटना, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है, या एक्चुअली कमजोरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और वो एक्सपोज हो गई? हाउ डू यू लुक एट दिस? थैंक यू मंसूर। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। मतलब किसकी फॉल्ट्स पर गिनवाऊं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों अपनी असम्बलियाँ तहलील की, उन्होंने उसके बाद क्यों अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए, क्यों नेशनल असम्बली छोड़ी, क्यों हवा में जो ख़त लहराए, क्यों उन्होंने 9 मई के साने के मुर्तकिब हुए, और उसके बाद आ जाए थी पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे। तो आज ही दिन मिला था उकाड़ा से शुरू करने का, कल के परसों के फैसले के बाद। और अगर ये बात इसी तरह है तो मैं आपको बड़ा सिंपल, लेट मी जस्ट स्टेट अ फैक्ट। एंड नेशनल असेंबली की 336 नशिस्तें हैं, जिसमें से 267 जो है वो बिला वास्ता जो है उस पर मुंतखब होंगे। उनमें से जो तनासुब से 109 सीटें निकलती हैं, उनमें से 60 सीटें हैं रिजर्व सीट्स। वो पीटीआई इस दौड़ में भी नहीं है।
तो पीटीआई के साथ जो आप कर रहे हैं, माजरत के साथ, आप उनको इतना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 9 मई के हवाले से, बिकॉज दे आर अ दहशतगर्द जमात। और प्लीज माइंड यू, ये जो लफ्ज हम अटैच कर देते हैं लोगों के साथ, ये मत करें। ये हम पूरे इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हुआ है कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आज हम कह रहे हैं जी वो एक सियासी जमात ही नहीं है, वो एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के बाद हमने उनको नहीं कहा वो दहशतगर्द जमात है, हमने कहा जो भी इसमें मुलव्वस है उनको पकड़े। आपने उनको पकड़ा, आप उनको कोर्ट लेके जाएं, आप उनको वापस ले आए, आप उनको दूसरी पार्टियों में डाल दें। आपने ये सब कुछ किया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे छीन लिया जाता है। वो उस वक्त नहीं छीना जाता जब एएनपी कह रही है उनको 20,000 के इशू, उनको 20,000 की पेनल्टी पड़ जाती है। लेकिन ये फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ला छीन लीजिए। मतलब इतने बड़े बड़े इल्जामात पे ना हम दहशतगर्द जमात उनको करार दे सके, ना हम इनके लिए कोई और चीजें मुंतखब कर सके। इतने केसेस, इद्दत के निकाह से लेकर इंटेरियन वाइट तक, आप किसी चीज पर उनको ना अहल ना करा सके। आप उनको जेल में रखे बैठे हैं। हमने पहले इमरान खान कहते थे, फिर हम कासिम का अब्बा कहते थे, अब हम कह रहे हैं जी बानी पीटीआई। पता नहीं इसके बाद इनका नाम लेना भी है कि नहीं लेना है। ये इस मुल्क में बहुत हो चुका कि हमारी बारी, अब हमारी बारी। ये जो आज मरियम साहबा ने एक आखिरी बात की है, उन्होंने कहा ये डंडे बरदार हैं और इनको डंडा इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए या पेट्रोल बम। और अगर ये मानते हैं तो हम कह देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इनको ये इंतखाबी निशान दे दें। क्यों? इलेक्शन कमीशन आपका मातहत इदारा है, फिर तो आप ये बात को सच करार दे दें ना। तो ये बार बार ये इस तरह के जो कैलेस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आता है अपने आप को इस मुल्क का जो दादा और बाप और माँ समझने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम जीते हैं और रोज आपके हाथों आपके लिए हुए फैसलों के साथ जीते हैं। इस मुल्क में इंतखाब करने का और सिलेक्ट करने का जिन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, मुझे तो उनकी अकल पे भी अब रोना आता है। ठीक है। ये वैसे बारी तो झगड़ा साहब की थी, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर अफनान साहब वुड लाइक टू आंसर। डॉक्टर साहब, आखिर मरियम नवाज इस किस्म की क्यों रिकमेंडेशंस दे रही हैं कि जनाब इनको फलां निशान दे दें? ये आपका काम तो नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। देखिए, मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है वो एक सियासी बात थी, एक जलसे में खड़े होकर की है। उसको जो है वो मतलब कि वो कोई कानूनी बात नहीं कर रहे हैं, और जलसे में खड़े होकर जो है वो बहुत सारी बातें की जाती हैं। उसका जो है एक एंगल ये निकाल लेना कि वो इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में होता तो फिर हम भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराते, जिस तरह इन्होंने नहीं कराया पिछले 5 साल और ये इलेक्शन लड़ते रहे। ये नोटिस तो पता नहीं कब से आ रहे हैं ना। और फिर अगर मामला इस तरह रखना है कि इंटर पार्टी के बगैर, इलेक्शन के बगैर जो है वो सिंबल अलॉट करना है, तो फिर ठीक है, कानून को चेंज कर देते हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि हम ये लाडला करते करते ही यहाँ तक पहुँचे हैं ना, कि लाडला है कोई बात नहीं, जाने दो जी, लाडला है कोई बात नहीं, यूँ कर चलो कोई बात नहीं। उसने क्या हुआ अगर उसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर दिया? क्या हुआ जी उसने पीटीवी को जला दिया? क्या हुआ जी? कोई बात नहीं जी, उसने अगर धरने कर दिए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आने दिया, क्या हुआ जी? आरटीएस बिठा दिया? क्या ये करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं ना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है, इस मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद करना है, उनकी जो है वो उनकी साख को तबाह बर्बाद करना है, तो ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो कानूनी, हमने हमेशा ये बात मेंटेन की है कि कानूनी तौर पे जिन लोगों पार्टियों को अलाउड है और जिन लोगों को अलाउड है वो इलेक्शन लड़े। लेकिन ये जो एक जत्था बना के लोगों को बुली करना, इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगाया है और सबसे ज़्यादा गालियाँ भी इन्होंने दी हैं। मतलब ये कोई तरीका है? आप बुली करते हैं इदारों को कि जी हमारी बात मानो वरना हम ये कर देंगे। इस तरह थोड़ी ये मुल्क चलेगा। और जहाँ तक बात होगी कैंपेन की, तो देखें मरियम नवाज साहबा की जो हमने टिकट बांटने के बाद ही कैंपेन स्टार्ट करनी थी ना। पहले हम लोगों को कह रहे थे कि जी आप कैंपेन स्टार्ट नहीं कर रहे, अब हमने कर दिए तो कह रहे हैं कैंपेन क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं है ना। झगड़ा साहब, ये सारे जो इल्जामात हैं, ये हकीकत है कि इस केस की अनाउंसमेंट से, इसके केस के फैसले से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे थे। गौहर अली खान साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी तरह एतमाद है, जो कुछ भी वो फैसला करेंगे आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही फैसला आता है तो उसके बाद आप कहते हैं जी जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया। और आज बल्कि इस सिलसिले में आपकी पार्टी की जानिब से स्टेटमेंट भी आई कि जी इमरान खान साहब को बिल्कुल भी एतमाद नहीं है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर। तो एक फैसले से पहले एतमाद, लेकिन फैसले के बाद पूरा ये एतमाद खत्म हो गया। मेरे ख्याल में इस फैसले की कॉन्ट्रडिक्शंस अपने लिए खुद बोलती हैं।
और ये एक डिग्निफाइड तरीका था। दो चीजें हम सेपरेट करते हैं, एक है इदारों का एहतराम करना, एक है इन दिस केस फैसलों पे या उनकी लॉजिक पे जो है वो कमेंट करना। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ पीटीआई ने नहीं, कल तो तकरीबन शायद एक आध बंदे के अलावा मेरे ख्याल में, बल्कि कुछ तो पीएमएलएन के भी ऐसे रीजनेबल लोग हैं, प्राइवेटली तो हमें बहुत से लोगों ने कहा है कि ये फैसला बिल्कुल गलत था। लेकिन देखिए एक चीज है, वैसे हमें थोड़ी सी ये पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये वाकई खत्म करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अफनान साहब ने ये लॉजिक बनाई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने जो है वो अपॉइंट किया और सबसे ज्यादा तनकीद हम करते हैं। ठीक है, गलती हो गई ना, आपने परवेज मुशर्रफ को अपॉइंट किया और सबसे ज्यादा तनकीद उसकी आप ही करते, ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही। और फिर ऐसे ही देख लें, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात देख लें, मतलब ये जो अफनान साहब का खुतबा था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन पीएमएलएन के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में स्टडी कर चुका हूं इसी केस के दौरान, क्योंकि बंदा सीखना चाहता है। 15 जून को डॉन में आया कि मुमकिन है कि कल पीएमएलएन के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे, और फिर 16 जून को जो है वो हो गए। जरा अफनान साहब उनकी डिटेल बता सकते हैं कि वो कैसे फर्क थे और उनकी सीनियर लीडरशिप में कितने लोग अनअपोज्ड अटेंड हुए थे, कहां पे वो हुए थे, कितने लोगों ने वोट दिया था? ये डिटेल जरा हम ढूंढ लें, क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन ने ये जहमत नहीं की। मैं बता देता हूँ, मैं बता दूंगा डिटेल। अफनान साहब गो अहेड प्लीज। देखिए इसकी डिटेल ये है कि हमें इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर आपने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराया तो हम आपका सिंबल वापस ले लेंगे। हमें अंदाज़ा हो गया था कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, अगर हम अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हमारा सिंबल चला जाएगा। और ये इससे पहले भी मामला इस तरह हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन नोटिस करता है कि अगर आप नहीं कराएंगे आपसे सिंबल ले लेंगे। हमने उसके बाद इसका पूरी एक एक्सरसाइज की। जो 15 जून वाली बात आप कर रहे हैं ना, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले एक डेट थी जिस पे इलेक्शन होना था और हम सब ने उसके हिसाब से सारी जो है वो प्लान किया। उसके बाद किसी वजह से वो डेट चेंज हो गई और वो आगे चली गई, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो 16 जून हो गई। तो वो मामला ये था। फिर जो आप ये कह रहे हैं कि जी अनअपोज है, बिल्कुल अनअपोज है, मैं झूठ थोड़ी टीवी बैठ के बोलूँगा। लेकिन बात ये है कि हमारा आइन जो था हमने उसके मुताबिक जो है वो उस नोटिस किया। हमने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की पूरी मीटिंग बनाई जिसमें हज़ारों लोग आए इस्लामाबाद में, और पूरे पाकिस्तान ने लाइव कवरेज की उसकी इलेक्शन की कि कौन कौन किस किस ओहदे के ऊपर जो है वो नॉमिनेट हुआ और वो अनअपोज इलेक्ट हुआ। और उसके बाद अगर किसी ने स्क्रूटनी करनी थी तो वो इलेक्शन कमीशन ने करनी थी, आप कर सकते थे कि आप हमारे खिलाफ चले जाते हैं अगर आपको ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं किया कि हमने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया। सवाल तो ये है ना कि आपका अपना आइन जो कहता है आप उसको भी नहीं फॉलो करते, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप 25 करोड़ लोगों पर डालेंगे। ये आपकी नाअहली है ना, या आप ये भी ये तो माने कि आपकी नाअहली कि आपसे इलेक्शन नहीं हुए 5-6 साल के अंदर, एक इलेक्शन नहीं करा सके आप। मैं सना, ये जो डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू, सना से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। सना, ये जो गुफ्तगू आपने डॉक्टर साहब की सुनी, मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे अगर एतराज़ होता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे एतराज़ होता है, लेकिन ये एतराज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके किसी मेंबर की जानिब से अभी तक नहीं आया। बाहर की पार्टियां, बाहर के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी एग्जाम्पल तो देते हैं, लेकिन उनके अपने किसी मेंबर ने जाके इलेक्शन कमीशन में अब तक इस पे कोई एतराज सबमिट नहीं किया। एतराज सबमिट करें ना करें, एतराज तो बहरहाल जाहिर हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अब तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीएमएलएन की बिला मुकाबला जो भी मुंतखब होता है, मतलब आपको पता है वो फैमिली जो है पूरी हायरार्की उसमें बैठी है, तो उसको कौन अपोज कर सकता है और किसकी हिम्मत है कि वो जाके एतराज इस पर करे। कौन से नून लीग के आप ऐसे एक शख्सियत का नाम ले लिए जो अब इनके साथ, अब खैर मेहताब अब्बासी साहब तो कह रहे हैं उन्होंने अपने लिए जो अपने गला में हाथ डाला है ये इनके गले तक आएगा और आएगा, बिकॉज जो एम्बिशियस किस्म की अप्रोच लेके चले थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हक देने थे, जो घर बनने थे, जो मालिकान के हुकूक देने थे खवातीन को, उसमें भी सुस्त रवि हो रही है बिकॉज बजट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। आज उन्होंने भी कह दिया कि अब उन्होंने पुरानी नून लीग बनना शुरू कर दिया है। तो मैं सिर्फ नून लीग से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप एबल हैं, केपेबल हैं,
आपके डार साहब भले आपके डार साहब से अब डॉलर अब नहीं डरता, फिर भी हम आपसे डरते हैं। आप आइए इक़्तिदार में, आपको जिस तरह से लाया जा रहा है इक़्तिदार में, इट इज़ टू ऑब्वियस टू इग्नोर इट। और दूसरा ये कि यू कैन आप ये रेस जीत भी जाए ना, तब भी आपने रेस सही तरह से ना लड़ी है, ना दौड़ी है। और उस रेस का जो जीत है ना, वो फिर विक्ट्री आपके ऊपर सजती नहीं है। लेकिन चलें, आप वो भी सजा लें, आप अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर भी बना लें, आपने जो करना है ना इस मुल्क के साथ कर लें, लेकिन ये वादा करके हमें दें कि फिर 5 साल तक मियाँ साहब चूं नहीं करेंगे। मियाँ साहब आगे से अब जो भी उनको बताया जाएगा वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये कितने दिन चलेगा ये मोहब्बतों का सिलसिला एस्टैब्लिशमेंट और मियाँ साहब का, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कानून साजी ये कर चुके हैं बाजवा को एक्सटेंशन देने के हवाले से, तो वो कानून साजी भी एग्जिस्ट करती है। वो अब आपको ये देखें, शायद हो सकता है आपको दोबारा आपको ये 2/3 अक्सरियत से ये भी करना पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है दे शुड बी ऑन द वॉच एंड वॉच आउट, क्योंकि इतना आसानी से प्लेट में आपको हर चीज मिल रही है, लेकिन इतना आसान रहेगा नहीं। और जो ये हम समझ रहे थे ना, खान साहब को हम जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि वो सब चीजों का वही कसूर, उन्हीं का कसूर है इस मुल्क में, गालम गलोच। और सही है, और मैं उनके फाशिज्म का शिकार रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट। ना मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई अहलियत है भी वापस हुकूमत करने की, लेकिन फिर भी देयर इज अ वे एंड देयर इज रीजनेबल, कोई रीजनेबल डाउट भी छोड़ना पड़ता है। कोई खुदा रहा, कोई तो पॉलिसी, कोई तो रूल, कोई तो आप चीज को फॉलो करते, किसी जगह तो करते। आपका जो दिल चाहता है, इस मुल्क में दादागिरी चल रही है, इसको उठा लो, इसको बंद कर दो, उसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, ये भी ना करें ना यार। और ये इसी चीज से गुजरे हैं और ये फिर भी कर रहे हैं। झगड़ा साहब, मैं एक डिफरेंट एंगल से एक सवाल करना चाहूंगा। वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 3.5 साल इंतजार किया इस बात का, जब आप लोगों की गवर्नमेंट बनी, कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात कब खराब होते हैं, और उसके बाद उनकी एंट्री होती है। अभी सना जिस बात का जिक्र कर रही थी कि 5 साल इस बात की गारंटी दे कि मियाँ साहब फिर चूं नहीं करेंगे, तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मौके का इंतजार करेगी कि किस दिन ताल्लुकात खराब होते हैं, किस दिन नाराजगियां होती हैं, तो उसके बाद पीटीआई जो है वो भी दरवाजे से अंदर एंटर हो दोबारा? यार मंसूर, देखिए, एक होती है पार्टी की लाइन, कुछ हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी करनी चाहिए। हर पार्टी में है इंडिपेंडेंट थिंकर्स। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे, वैसे वो काश नून लीग के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते, उनको तो कर दिया खुद लाइन। ठीक है, आप कह रहे थे, मैं उसके बारे में सोच रहा था, अजीब नहीं लगता? ये तो ना नून लीग को गवारा देता है, ना हमें देता है, ना एस्टेब्लिशमेंट को देता है। Shouldn't we go beyond this? Sorry, एक साइड, एक लम्हे के लिए ये पीटीआई और पीएमएलएन एक साइड पे कर देते हैं, हम इतनी आसानी से कह देते हैं, फिर तो हमारा आईन है ही नहीं ना। कुछ तो हम आगे भी बढ़े। कल आप का वीलॉग भी था, मैं आपका अक्सर जो है वो देखता हूँ, उसमें भी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम यहाँ पे क्या क्या मान लेते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि फिलहाल हम बिल्कुल प्योर सिविल डेमोक्रेसी चला सकते। ये मैं भी एक्नॉलेज करता हूं कि हमें अगर बिल्कुल प्योर सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जाना है, तो उसमें हमारी एस्टैब्लिशमेंट का भी एक रोल होगा। क्योंकि हमारे सिविल इदारे जो है वो इतने मजबूत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि जो पिछले 8-9 महीने में किया गया है पुलिस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो मीडिया पे एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगी है, रिस्ट्रिक्शंस तो हमेशा होती थी, कभी कम कभी ज्यादा, बट वी आर ऑलमोस्ट बैक इन पीटीवी टाइम्स, राइट? जो हम अभी अफनान साहब जो है वो हमारे इंटर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे थे, हमने जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन का लिखा है, उसकी तो इन्होंने जितनी मुखालफत की, मतलब वो आइन की जो बिल्कुल बुनियाद है वो एक साइड पे रह गई। तो क्या टाइम नहीं आ गया कि हम वाकई ये फैसला कर लें कि हमने आइन पे और कानून पे अमल दरामद करना है या नहीं? एंड वी मूव अवे फ्रॉम दीज डिस्कशंस कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है और हम अपनी बारी का इंतजार करें या नहीं करें। मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है, एंड आई होप कि पाकिस्तान तब्दील हो सकता है। ये सिर्फ पीटीआई का नहीं, अभी मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन पे लाजिम है कि जो बात बिलावल ने की थी कि जो उनके वालिद की और नवाज शरीफ की सियासत थी, कि उससे हम आगे बढ़े, 90 की दहाई में 30 साल पीछे रिवर्स गियर में ना जाए।
अफनान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप नहीं समझते कि वक्त आ गया है, वक्त तब्दील हो रहा है और अब इस किस्म की बंद कमरों की डीलिंग, रात की मुलाकातें, इंतज़ार करना कि जनाब कब किसके ताल्लुकात ख़राब होते हैं और उसके बाद हमारी एंट्री हो, पाकिस्तान अब इस पॉलिटिक्स से काफ़ी आगे आना शुरू हो चुका है? देखिए, बात ये है कि जो बात झगड़ा साहब ने की है, ये अच्छी बात इन्होंने की है, मगर ये बात इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं सोची जब ये RTS बिठा रहे थे, जब ये धरने दे रहे थे, जब ये कह रहे थे कि अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है। हमने तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की ट्रांजिशन कर दी थी 2008 में। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इसीलिए किया। इन्होंने कहा वो चार्टर ऑफ डकैती है। इस इस्टेब्लिशमेंट को वापस सियासत में कौन लेके आया पिछले 10 साल के अंदर, ये बताएं ना आप। ये क्या, ये तो अब आप जब रिसीविंग एंड पे आए हैं तो आपको वो वाली बात समझ में आई है जो हम आपको बहुत अरसे से कह रहे थे। जब हम हुकूमत में थे हमने आपको कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमसे बात करें, जब हम ऑपोजिशन में थे तब हमने आपको कहा कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमसे बात करें। आपने आगे से, आपके लीडर ने आगे से कहा कि ये चार्टर ऑफ डकैती है। तो ये जो अब सब कुछ आपके साथ हुआ है उसका फ़ायदा ये है कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आनी शुरू हुई है कि हम आप आज से 10 साल पहले आपको कह रहे थे। और जहाँ तक बात है, देखें, सना बुच्चा साहिबा जो है, इनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और बड़ी बहादुर जो हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने बड़ी, इनका PTI ने जितना इनको ट्रोल किया मुझे बड़ा अच्छी तरह मालूम है। उसके बावजूद ये इनकी बड़ी अच्छाई है कि इनकी साइड ले रही हैं ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने जो है वो हम इस मुल्क में आज भी जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। किसी के साथ नहीं साइड नहीं ले रही आप, सॉरी, आप साइड नहीं ले रही। ठीक, मैं वापस लेता हूँ अपना अल्फाज। आप जो बेहतर समझती हैं आप वो बात कर रही हैं। तो मैं जो हम जमहूरियत का जो स्ट्रगल है ना मुल्क के अंदर, उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि जी ये जो सारी जो चल रहा है, ये जो 9 मई के बाद पोस्ट 9 मई जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया था PTI ने, इसका जो फॉल आउट है वो PTI बर्दाश्त करेगी ना। अगर अब आप कहें कि नहीं जी हम इनको बचाने के लिए पहुंच जाएं और हम इन्हें कहें नहीं इनको कुछ ना कहा जाए, ये तो अपनी गलती तक नहीं मानते 2018 वाली। या तो ये कम से कम कहें कि हमसे गलत हुआ, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब और सना बुच्चा साहिबा। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया, वरना इस डिस्कशन को मज़ीद हम आगे बढ़ाते, लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये जो आपने आखिरी जुमला सुना कि हम तो नहीं आएंगे उनको बचाने के लिए, म्यूज़िक उनको खुद फेस करना पड़ेगा, यही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। कभी कोई किसी का हाथ पकड़ने के लिए सामने नहीं आता। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।